हेलो बच्चों, कैसे हैं? आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडिसन। आप लोग रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, सब्सक्राइब कराइए। आप विलेन के बारे में देख रहे हैं, विलेन का अगला पार्ट है वो आपका आज बताएंगे। जिससे मोलरता बताया गया, मोल प्रभाव बताया गया, मोलरता और मोल प्रभाव में रिलेशन बताया गया, नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन बताया गया। इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दिया था, उसको आप लोग करिए। कुछ न्यूमेरिकल आज फिर और देखिए जाते जाते हो, और कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की जो सिलेबस के क्वेश्चन है। ठीक, अब इसी पर आगे आपका नेक्स्ट अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? ठीक है ना, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? देखो, अणु संख्या गुण काल। अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसे इसे क्या मतलब होता है? अणु से अणु, संख्या माने संख्या, गुण माने गुण, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, ऐसे गुणधर्म को हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या बोला मैंने? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, ऐसे गुण को, ऐसे गुण को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इस पर आप लोग क्वेश्चन आता है, गुण धर्म कहते हैं। इस पर आप लोग बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, फार कबड्डी भी क्वेश्चन आता है, और लगभग हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही है। ठीक, अणुसंख्य गुणधर्म में जैसे कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म है, ये भी ध्यान देना। आप देखो, परासरण दाब क्या है? परासरण आपका क्या है? दाब। दूसरा क्या है आपका? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। थर्ड क्या है इसमें? क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक क्वथनांक उन्नयन, अगला क्या है? हिमांक अवनमन। क्या है? हिमांक अवनमन। आया? आपको देखेंगे चार जो होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक। याद रखिए, जैसे लिखा गया सेम चीज ध्यान देगा। अगर केवल वाष्प दाब पूछ लेता है तो वाष्प दाब में आप सीधे अणुसंख्य गुणधर्म नहीं बोलेंगे, जब तक एक नहीं कहेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक बोला गया, क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, क्या है? क्वथनांक उन्नयन अणुसंख्य। हिमांक अवनमन बोला गया है, हिमांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, लेकिन हिमांक अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म। दिमाग पर रखिए। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है ना? परासरण। परासरण जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, परंतु परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ध्यान दिया, अगर पूछ लिया जाता कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आपसे दे दे कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, देता है परासरण, परासरण दाब, हिमांक, क्वथनांक। आपको याद रखना पड़ेगा, जो ये दिया है डायरेक्ट यही चीज होना चाहिए, दूसरा चीज में परिवर्तन नहीं है। आधा दिया कतई नहीं होगा, ध्यान देना। आया? तो अणुसंख्य गुणधर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म में परासरण दाब है,
वासदाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है। ये आपका क्या अणुसंख्य गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आप देखोगे यहाँ अणुसंख्य गुणधर्म परपोषणल अणुओं की संख्या, ये दिमाग में रखना। क्या बोला? अणु संख्या गुण परपोषणल क्या है? अणु की संख्या। अगर अणु की संख्या बढ़ेगा तो याद रखिएगा जो उन्नयन है, उन्नयन वाले क्या हुआ? ऊपर उन्नयन, ऊपर नयन, अवनमन नीचे नयन, यानी कि जिसमें वृद्धि हो वो क्या? उन्नयन, जिसमें कमी हो वो क्या है? आप देखो अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगा तो क्वथनांक में उन्नयन होगा, पराशरदाब में वृद्धि होगी, परंतु हिमांक अवनमन में वासदाब के अपेक्षिक अवनमन में कमी होगी यदि अणुओं की संख्या बढ़ेगा तो। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इस पर एक एक टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। पहले आज अणुसंख्य गुणधर्म पर ही डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, मान लिया जाए 0.1 NaCl, 0.1 CaCl2, 0.1 आपका देता है NH2CO, यूरिया देता है, और 0.1 आपका ग्लूकोज देता है, है ना? आया? मैं आपसे पूछ लेता है कि पराशरण सबसे अधिक, पराशरण दाब किसका सबसे अधिक होगा? अब सुनिए, आपने पढ़ा है दो चीजें, पराशरण दाब, परपोषणल, अणुसंख्य गुणधर्म। याद रखिएगा इस चीज को, अणुसंख्य गुण, परपोषणल, क्वथनांक उन्नयन। याद रखिएगा, अगर अणुसंख्य गुण बढ़ेगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगा, पराशरण दाब बढ़ेगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगा, क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। अब सवाल यहाँ पर देखो, किसका पराशरण दाब अधिक होता है? सुनिए, NaCl जब तोड़ोगे सबकी सांद्रता एक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब NaCl जब तोड़ोगे उस अवस्था में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया, यानी 1 मोल आयन 1 मोल बराबर कितने मोल की? 2 मोल आयन हो गए। अगर यहीं पर देखते हो CaCl2 को तोड़ोगे, Ca पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 1 मोल और 2 मोल बराबर कितने मोल के हो गए? 3 मोल के हो गए, है? आपके कितने मोल हो गए? आपके 3 मोल हो गए, ठीक। अगर यहीं पर देखोगे, यहाँ पर Na2CO NH2 जो है इसका आयनीकरण होगा नहीं, ग्लूकोज है इसका आयनीकरण होगा नहीं, C6 है या 12 है, O6 का आयनीकरण होगा नहीं। अब यहाँ पर एक ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका जब आयनीकरण नहीं होगा इनमें अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। अब अणुओं की संख्या किसमें सबसे ज्यादा? 3 है, CaCl2 में है। तो आपको मालूम है पराशरण सबसे ज्यादा किसका होगा? CaCl2 का होगा। बात समझ आया? क्लियर हो? आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, समझ में आया? क्लियर हुआ? अगला एक चीज और देखो, सुनो ध्यान देना। अगर यहां पर कह देता, अगला क्वेश्चन पे जैसे कह देता है किसका क्वथनांक अधिक होगा,
इसका क्वथनांक अधिक होगा। देखो जैसे कह देता है 0.1 एम के 4 FeCl का होल 6, 0.1 एम AlCl3, 0.1 एम NaCl और 0.1 एम BaCl2। ठीक है। में पूछा गया किसका क्वथनांक अधिक होगा। अब सवाल देखो भाई, है क्वथनांक तो अणुसंघ गुणधर्म होता नहीं है। हाँ, क्वथनांक उन्नयन अधिक होता है, यानी क्वथनांक में वृद्धि किसमें सबसे ज्यादा। आप याद रखिए वृद्धि का मतलब किसका क्वथनांक में सबसे अधिक वृद्धि होगी। अब जो अणुसंघ गुणधर्म जिसका ज्यादा होगा, जिसका अणुसंघ गुणधर्म यानी कि क्वथनांक उन्नयन यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन किसका अधिक होगा। इसमें आयनों की संख्या देखोगे 4k पॉजिटिव प्लस FeCl का होल 6 पर आपका 4 नेगेटिव। कैम आयन मोल आयन है 4 + 1 बराबर कितने के 5। AlCl3 में देखोगे आप, AlCl3 में आकर तोड़ता है Al पार्टिकल पॉजिटिव प्लस क्या है 3Cl नेगेटिव। यहाँ 1 मोल, यहाँ 3 मोल, 1 धन 3 बराबर कितने के 4 मोल। इसी तरीके से आप देखोगे NaCl का आप निकालोगे, Na पॉजिटिव और क्या है Cl नेगेटिव। 1 मोल 1 मोल यहाँ पर यानी कि 1 धन 1 बराबर कितने के 2 मोल आएंगे। यहाँ पर देखोगे BaCl2 पे तोड़ोगे, Ba पर डबल पॉजिटिव प्लस क्या है 2Cl नेगेटिव। यहाँ पर 1 मोल और 2 मोल, 1 धन 2 बराबर कितने। तो सबसे ज्यादा आयनों की संख्या किसमें है K4 FeCl का होल 6 में, अर्थात 5 है। तो सबसे अधिक क्वथनांक उन्नयन किसका होगा K4 FeCl का होल। यानी क्वथनांक में कौन से पदार्थ डाल देने पर क्वथनांक में सबसे अधिक वृद्धि होती है, इसे 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 ऐसे आप देखोगे K4 FeCl का होल 6 का को यदि विलयन में डालते हैं तो क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि होगी अपेक्षा इन लोगों। आया कंफर्म। अब इसी पर आता है, देखो उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन वाली घटना। आया अगर पूछ लेता है किसका हिमांक न्यूनतम होगा, यानी सबसे हिमांक सबसे कम किसमें घटेगा, तो अवनमन में यहाँ पर याद रखिएगा NaCl का, क्योंकि आयनों की संख्या सबसे कम क्या इसमें अवनमन बोला गया है। ZTC का उल्टा होता है अवनमन माने घटना। एक सबसे अधिक हिमांक किसका है, इसका। सबसे कम किसका होगा, इसका। हिमांक में अवनमन ध्यान देना, अवनमन मतलब कमी। हिमांक में पूजा सबसे अधिक कमी किसमें होगी, किस वैद्युत अपघट पदार्थ को डालने पर। तो किसे डालोगे, इसे अगर डाल देते हो इस वैद्युत अपघट पदार्थ को K4 FeCl का, हिमांक में सबसे अधिक कमी होती है। बात करना क्लियर। ये आपका क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म होता है। ठीक है, आया। तो अणुसंख्य गुणधर्म पे और आगे भी सवाल आपको अभी बताया जाएगा। अब एक ही थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसके पहले आप लोग बहरहाल पढ़े हुए हैं। जैसे एक सवाल आप लोगों को लगवा दे NCERT का। कुछ लड़के क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, NCERT से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था NCERT में, आपने दिया गया है यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या दिया है यहाँ पर देखो, यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों की संख्या, सोडियम
1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या समान है तो, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो इस मिश्रण को पूर्णतः क्रिया कराने में 0.1 मोल HCl की कितनी मात्रा लगेगी। तो इसे पूर्णतः क्रिया कराने में 0.1 या HCl, उसमें 0.1 HCl के कितने मिली लगेगा। यहाँ का सवाल दिया गया है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, पहले सुनो। 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के दोनों के मोलों की संख्या समान है, अर्थात मोल बराबर मोल, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस क्या है NaHCO3 का मात्रा जो है मिश्रण का मात्रा 1 ग्राम, याद, ठीक है। दोनों के मिश्रण का मात्रा क्या है 1 ग्राम। अगर मान लो सोडियम कार्बोनेट की X मात्रा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा तो निकल जाएगी आपको, देखो। तो आप निकालोगे सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बराबर 1 - X, ठीक है। इसका X ग्राम है, इसका 1 - X ग्राम। अब मोलों की संख्या समान है, मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अनुपात, यानी कि मोलों की संख्या क्या है समान है ना। मोलों की क्या है, आप लिखोगे संख्या समान है। कैसे देखोगे बाबू, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का मोल बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल। तो लंबा सवाल है, दोबारा मिटाना पड़ेगा, जिसको देख लेना समझ। मोल बराबर क्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभार। इसकी मात्रा आपने क्या माना था X माना, अनुभार इसका आपको मालूम है 106 होता है। बराबर आप निकालोगे सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - X निकाला है, और इसकी जो ग्राम अनुभार होता है वो जनरली क्या होता है 84। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके X का मान निकालेंगे। 84 बराबर 106 माइनस 106X, पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि आप देखोगे 84 प्लस 106, 84X पक्षांतर करेंगे 106X बराबर 106, 84 और इतना 190 X बराबर 106 के आप निकालोगे X बराबर 106 बटे 190, दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा ना, हाँ शायद दिखाई दे रहा। अब देखो यहां से हम X की मात्रा क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी मात्रा 19/95, यानी लगभग 0.5, 19/95 और 106, 60 हो गया, 5 9 45, 4 5 5 9 40, 0 और यहाँ पर
फिर इसके बाद 19 पचे 95, यानी कि फिर वही जाएगा 8। लिख लेता हूँ, लगभग ये है, यानी 0.558 ग्राम। इतना तो आप लोगों को बहरहाल समझ में आया होगा। इसको आप नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। ध्यान देना, ऊपर मिटा के लिखता हूँ, इसको नोट कर लें। कर लिए, 1 2 3, मिटा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 आई बाहर। 1 2 3, देखो मिटा दिए। अब सुनो, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप ध्यान देंगे, यक्स से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। यक्स की मात्रा तो आप निकाल लिए। आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको मालूम है, जब यक्स की मात्रा निकल गया, एक किसकी मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की, देख लीजिए यहाँ पर लिखिए, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बराबर 0.558 ग्राम। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालें, NaSCO3 की मात्रा 1 - 6 होता है भाई, मात्रा बराबर 1 - 0.558 ग्राम है। आप इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 2 2 2 2 2 2 2 4 4, यानी कि 0.442 ग्राम आया। दोनों की मात्राएं आ गई, समझ आया। क्या कर रहा है, ये Cl से क्रिया करता है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। एक की मात्रा हम निकाले, दूसरी की मात्रा ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 को अगर HCl के साथ क्रिया कराओगे, धातु किसी भी धातु कार्बोनेट को अब के साथ क्रिया कराते हैं, धातु का लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता, और आपका क्या बनता, जल। पहला रिएक्शन आपका क्या हो गया, तैयार हो गया, आया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और 1 मोल HCl भी। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को पूर्ण उदासीन करने के लिए 1 मोल HCl ही लग रहा है, आया। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, अर्थात यहाँ पर आपको मालूम है, देखो इसका आपने कितना निकाला, 84 ग्राम निकाला था, और वहां निकाला था ना आपने, ये क्या है आपका 84 ग्राम जो है वह कितने से क्रिया करता है, 1 मोल से। 84 ग्राम HCl है ना, 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए HCl बराबर 1 है ना। इसलिए भाई 1 के लिए निकाल लिया जाए जरा, 1 बटे हो जाएगा 84। आपने निकाला कितना मात्रा भाई, 0.442 0.442 ग्राम के लिए निकालो। 1 बटे 84 गुणे 0.442, ठीक। ओ भाई, अब इसी को क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। कैलकुलेशन यहाँ देखोगे, 0.442 बटे 84, 2 से कटेगा 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 21। अभी तो कटना चाहिए कि नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 3 सते, अभी दशमलव लगाते रहेंगे, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 1
के 3 फिर कटेगा, ये 11 कैलकुलेट करते जाइएगा, ये 11 फिर 5, हाँ देखें कि आएगा लगभग 0.005 है ना, 0 कितना आएगा 0.005 का 2 28 2 0.0052 कितना आ गया भाई, ये मोल। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से देखो भाई अगले पे आओ जरा, सोडियम कार्बोनेट पे देखो, Na2CO3 प्लस HCl रिएक्शन कराओगे, NaCl प्लस H2O प्लस CO, बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल कितने मोल के साथ, 2 मोल HCl के साथ, यानी इसका आप देखोगे 1 मोल 2 मोल HCl के साथ बैलेंस है। अब यहाँ पर लिखोगे 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए HCl के कै मोल, 2 मोल लगे, है ना। इसलिए 1 के लिए देखो 1 ग्राम के लिए 2/106 करोगे, कितना ग्राम निकाले थे भाई, कितने ग्राम के लिए, इसलिए 0.558 ग्राम के लिए 2/106 गुणे 0.558 ग्राम, ठीक है। 2/16 आया। अब इसको भी हम लोग क्या करें, हल कर दें, काट दें, 53 हो जाए, 53 यानी कि दशमलव हटाएं, ऐसा कर दे। देखो 558 गुणे 10⁻³ 5 करने में 5 है ना, 5 करने में 5 बचा कितना आपका 28, 0 बढ़ा दिया, इसके बाद हो गया आपका 28 280 और 280 5 करके 20, 5वां में 25 यानी 5 बार ये हो गया, ठीक है। यानी कैलकुलेट कर लेंगे, लिखेंगे 0.00105 है ना, देखिए कैलकुलेशन देख लेना भाई, 10⁻³ एक 0 रहेगा, 0.0105 क्या हो जाएगा, ये आपका मोल। इतना तो आप लोग नोट करें, आप देखो कितना नोट करेंगे। अब हम निकालेंगे कुल मोलों HCl के लिए, उदासीन करने के लिए आवश्यक कुल मोल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे HCl को उदासीन करने के लिए आवश्यक कुल मोल, आवश्यक क्या है, कुल मोल, दोनों जोड़ देना, बराबर 0.0052 प्लस 0.0105, ठीक है। इतना जोड़ लेंगे, कितना आएगा, जोड़ो भाई, लगभग शायद दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, देखिए यहाँ पर 0.0157 कितने लिखता हूँ, है ना, कितना मोल हो गया। अब देखो ये आपका इधर मोल आ गया। अब लास्ट तक हम पहुंचे हैं,
जरा इसको एक काम करें, नोट कर लें तब बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ब्लैक बोर्ड छोटा है ना। ये जो आपका बोर्ड है थोड़ा सा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप देखो कर फिर से सुनो। जैसे सोडियम कार्बोनेट मात्रा में निकाले सोडियम बाइकार्बोनेट मात्रा, इसका रिएक्शन लिखेंगे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट ये बाइकार्बोनेट 1 मोल HCl के द्वारा जो उदासीन करता है। क्योंकि इसका आणुभार हमने 84 निकाला था, 84 1 के लिए, 1 के लिए कितना 1/84, इसलिए इतने के लिए पूरा कर लेंगे। वही यार सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ HCl को उदासीन करता है। इसका आणुभार 106 निकला। 106 कितने के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए 1 2/106 के लिए जितना आपने निकाला था मान उसके लिए। अब HCl को उदासीन करने के लिए आवश्यक कुल मान, कुल मोल की संख्या, कुल मोल आप दोनों को जोड़ देंगे, यह और यह जोड़ देंगे और कुल मोल आपका क्या है निकलेगा। बात समझ आया। देखिए आगे थोड़ा सा बचा, देखो क्योंकि दिक्कत है कि छोटा सा बोर्ड है, छोटी सी भैया छोटा सा भैया। देखो आया। अब यहाँ पर आपने कुल मोल जो निकाल दिया वो कितना 0.0157 मोल निकाले, ठीक है ना। अब निकालिए आवश्यक 0.1 MCl के लिए आवश्यक 0.1 MCl के लिए। यह Cl के लिए क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पर HCl के लिए आयतन है। हाँ HCl के लिए आयतन बराबर, अब देखो उतना मोल मिला ही मिला है। और कितने के लिए पूछ रहा है भाई, आप सीधे कर लेना क्या 1000 गुणे 0.0157/0.1। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका आएगा कितना 15.7 शायद। कैलकुलेट करेंगे 1000 का 100 गुणा जाएगा, है ना। 157 है, ये 10 हटेगा ना 2 0, 1 दशमलव यहाँ से गायब कर दूँ यहाँ। हाँ 157 आएगा, कितना आएगा 157 मिलीलीटर। ये आपका क्या आंसर समझ में आया। ये सवाल आप लोग का आप लोगों द्वारा पूछा गया था, है ना। और इसको आप लोग कहते बहुत टफ है, इन्हें सवाल आपको क्या किया गया बता दिया। बात में आया। अब इसी पर और अन्य सवाल भी आप लोग करते रहिएगा, वीडियो देखते रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन करते रहें, मस्त रहे, कमेंट करिए और क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक, धन्यवाद, खुश रहे, मस्त रहे।